इस मूवी की शुरुआत होती है सन 1964 से, जब फ्रैंक वॉकर नाम का एक लड़का खुद की बनाई एक मशीन को लेकर एक फेयर फेस्टिवल में पहुंचता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम डेविड है। फिलहाल डेविड धरती के कुछ काबिल लोगों को, जिनमें हुनर है कुछ नया करने का, उन्हें अपने साथ इस वर्ल्ड के दूसरे डायमेंशन, जिसे हम टुमारो लैंड भी कहते हैं, वहाँ ले जाता है। और यहाँ की दुनिया अर्थ से बिल्कुल ही अलग है। उस फेयर फेस्टिवल में जब फ्रैंक की मुलाकात डेविड से होती है, तब वह उसे खुद की बनाई हुई मशीन दिखाता है। फ्रैंक ने इस मशीन को नाम दिया है जेट पैक। फ्रैंक इस मशीन से आसमान में उड़ सकता है। डेविड भी उस मशीन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इसी बीच एथेना नाम की एक लड़की वहां आकर फ्रैंक से पूछती है, क्या इस मशीन को तुमने बनाया है? क्या यह मशीन सही से काम करती है? वैसे एथेना भी फ्रैंक की इस मशीन को देखकर उससे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। फ्रैंक उनसे कहता है कि इस मशीन में थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिन्हें मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। और फ्रैंक की इस बात को सुनकर डेविड उसकी इस मशीन को रिजेक्ट कर देता है, और इस वजह से फ्रैंक भी थोड़ा उदास हो जाता है। फ्रैंक वहाँ से निकलकर बाहर एक जगह बैठ जाता है। तभी एथेना वहाँ उसके पास आती है। एथेना उसे एक बैच देती है और फ्रैंक को अपने पीछे आने के लिए कहती है। फ्रैंक उसका पीछा करते हुए देखता है कि वह एक नाव में बैठ रही है। नाव में बैठकर वह सभी अब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक भी उनका पीछा करता हुआ एक नाव में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह नाव एक टनल से गुजरती है। इसी बीच उसकी नाव एक बड़ी नदी में पहुँच जाती है, जहाँ वह अपने सामने एक कमरा देखता है। वह उस कमरे के अंदर चला भी जाता है, लेकिन वह एक कमरा ही नहीं, एक ट्रांसपोर्टर लिफ्ट थी, जो कि फ्रैंक को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उस लिफ्ट से बाहर निकलते ही फ्रैंक देखता है कि एथेना बाकी सब लोगों के साथ एक जहाज में बैठकर कहीं जा रही है। फ्रैंक उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी फ्रैंक जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अपनी मशीन के साथ उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। वह देखता है कि शायद उसकी यह मशीन टूट गई है, लेकिन इसी बीच वहाँ एक रोबोट आता है, जो कि फ्रैंक की इस मशीन को ठीक कर देता है। तभी कुछ आदमी उसे देखकर उसके पास आने लगते हैं। फ्रैंक उन्हें आता देख अचानक से अपनी मशीन के साथ उस प्लेटफॉर्म से भी नीचे गिर जाता है। उसका जेट पैक अभी भी उससे दूर था। फ्रैंक हवा में उड़ते उड़ते अपने जेट पैक के पास पहुंच जाता है, और उसे पहनने के बाद वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वह बस नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वह अपने जेट पैक को ऑन करता है और हवा में उड़ते उड़ते अपने सामने इस दुनिया को देखकर खुश होने लगता है। तभी वह अपने सामने एथेना को देखता है और जल्दी से उनके पास पहुंचकर उनको सरप्राइज देता है। लेकिन यह सरप्राइज डेविड को पसंद नहीं आया। लेकिन एथेना फ्रैंक के वहाँ आने से बहुत खुश थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे 2003 में, जहाँ केसी नाम की लड़की नासा के लॉन्च पैड डेमोलिशन साइट पर पहुँचती है, जहाँ वह सिक्योरिटी गार्ड से बचती हुई अपने ड्रोन की मदद से उस लॉन्च पैड में कुछ गड़बड़ करती है, और इसके बाद वह चुपके से अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर पहुँच जाती है। अगली सुबह केसी के डैड को नासा के लॉन्च पैड में हुई तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए कॉल आती है। वह केसी से कहता है कि इसी लॉन्च पैड की वजह से मेरी जॉब बची हुई है, इसके यहाँ से जाने के बाद मैं तो बेकार हो जाऊंगा। लेकिन कैसी अपने डैड को तसल्ली देते हुए कहती है कि डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ दिन बीतने के बाद केसी फिर से नासा की लॉन्च पैड में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह पकड़ी जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद जब वह अपना सामान उनके ऑफिस से ले रही थी, तभी उस सामान में उसे एक बैच मिलता है। यह बैच बिल्कुल वैसा ही था जैसे सन 1964 में फ्रैंक को मिला था। उस बैच को छूते ही केसी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और वहाँ घूमने लगती है। इसी बीच उसका सर उसके सामने की दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। वह समझ जाती है कि इस बैच को छूने से ही उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, इसलिए वह उस बैच को एक कपड़े से पकड़कर अपने पास रख लेती है। घर पहुंचने के बाद केसी जब उस बैच को छूती है, तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है। उसे वहाँ पर एक शहर दिखाई देता है, लेकिन जब जब वह उस शहर की तरफ जाने लगती, वह अर्थ पर किसी न किसी चीज से टकरा जाती। काफी कोशिशें करने के बाद एक रात वह उस शहर में पहुंच जाती है, और वहां पहुंचते ही केसी अपने सामने एक अलग ही दुनिया देखती है। उस दुनिया के लोग बहुत ही आधुनिक थे। उन लोगों ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल्स को बड़े आधुनिक तरीके से तैयार किया था। केसी वहां के लोगों को सिर्फ देख ही सकती थी, उन्हें छू नहीं सकती थी। इसी बीच वह देखती है कि उसके बैच में एक रिवर्स काउंटिंग शुरू हो रही है। काउंटिंग के 0 होते ही वह अर्थ पर पहुंच जाती है। केसी का एक छोटा भाई भी है, और केसी अपने भाई के साथ मिलकर इंटरनेट पर उस बैच को ढूंढने लग जाती है जो कि उसके पास था। उस बैच को ढूंढते हुए उन्हें एक एड्रेस मिलता है, और केसी अगली सुबह होते ही एक बस में बैठकर उस एड्रेस की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि जो बैच केसी को मिला है वह एथेना ने ही उसके बैग में रखा था। एथेना सुबह होते ही केसी के भाई से मिलती है। वो उससे पूछती है कि केसी कहाँ है। केसी का भाई एथेना को यह बता देता है कि वह उस बैच की तलाश में एक एड्रेस पर गई है। इधर केसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। दरअसल यह एड्रेस एक शॉप का था,
उस शॉप के अंदर जाते ही वह शॉप में काम कर रहे दो लोगों को अपने वाला बैच दिखाती है। उस बैच को देखते ही उस शॉप में काम करने वाले वह दो लोग केसी से पूछने लगते हैं कि यह तुम्हें कहाँ मिला, क्या तुम्हें यह एक छोटी लड़की ने दिया। केसी को भी उन दोनों का बर्ताव सही नहीं लगा, इसलिए वह उस शॉप से जाने लगती है। लेकिन इसी बीच शॉप में काम कर रहे वो दोनों लोग अपनी अपनी गन से केसी पर फायर कर देते हैं और तभी एंट्री होती है एथेना की। दरअसल वह दो लोग जो केसी पर फायर कर रहे थे वो इंसान नहीं रोबोट थे। एथेना उन दोनों रोबोट्स को मारकर केसी को बचा लेती है। एथेना अब समझ चुकी थी कि रोबोट्स को केसी के बारे में पता लग गया है और वह केसी को मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वह जल्दी से केसी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाती है। पुलिस भी अब उस हादसे वाली जगह पर पहुँच गई थी। इसी बीच डेव नाम का एक रोबोट वहाँ पर आकर उन पुलिस वालों को मार देता है। डेव को वहाँ एक रोबोट का सर दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन रोबोट्स को मारने के पीछे एथेना का हाथ है। इसी बीच दिखाया जाता है कि एथेना जो कि केसी को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गई थी, वह उसे अपने बारे में बताने लगती है। पहले तो केसी को एथेना की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में वह टुमारोलैंड के बारे में कुछ ऐसी बातें उसे बताती है जिसकी वजह से केसी को एथेना की बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन अगली सुबह होते ही एथेना केसी को एक गुप्त लोकेशन पर पहुंचकर सड़क पर उतार देती है और खुद वहां से चली जाती है। केसी को रोड के साथ एक घर दिखता है, वह उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी एक आदमी घर का दरवाजा खोलता है जिसका नाम फ्रैंक वॉकर है। फ्रैंक वही लड़का है जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन अब समय के साथ फ्रैंक की उम्र ज्यादा हो गई है। फ्रैंक केसी के पास एक बैच देखता है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे अपने बचपन में मिला था। केसी उसे बताती है कि यह बैच उसे अथेना ने दिया है और अथेना का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वह केसी को घर के अंदर आने के लिए मना कर देता है। दरअसल अथेना भी एक रोबोट है और फ्रैंक जब उससे मिला था तब उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और न ही अथेना ने कभी उसे बताया कि वह एक रोबोट है। फ्रैंक जो अथेना से प्यार करने लग गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अथेना एक रोबोट है तब फ्रैंक अथेना से खफा खफा रहने लगा। अब रात हो जाती है। फ्रैंक कैमरा में देखता है कि एक जलती हुई क्रेन उसके घर की तरफ आ रही है। वह जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और उस क्रेन को रोकने के लिए खुद के बनाए एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से उस जलती हुई क्रेन पर स्प्रे मारने लगता है। देखते ही देखते वह क्रेन बर्फ में बदल जाती है। इधर केसी जो अभी भी उसके घर के बाहर थी, वह मौका मिलते ही चुपके से फ्रैंक के घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी केसी उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम मुझे उस जगह लेकर जाओगे जो मुझे इस बैच को छूकर दिखती है। केसी को फ्रैंक के घर में बहुत सारी स्क्रीन्स दिखती हैं जिनमें आज से 60 दिन बाद होने वाली तबाही दिखाई जा रही थी। इसी बीच फ्रैंक एक गुप्त रास्ते से होकर घर के अंदर पहुंच जाता है। केसी उससे पूछती है कि इन स्क्रीन्स पर क्या दिखाया जा रहा है। फ्रैंक उसे बताता है कि आज से 60 दिन बाद यह दुनिया नष्ट हो जाएगी और यह सारी इंफॉर्मेशन इन स्क्रीन्स पर फ्यूचर से टेलीकास्ट हो रही है। केसी फ्रैंक से कहती है अगर तुम्हें पता है कि यह दुनिया अगले 60 दिनों में तबाह होने वाली है तो क्या हम इस तबाही को रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकते? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है और न ही तुम्हारी इस मशीन पर। तभी फ्रैंक स्क्रीन पर देखता है कि अब दुनिया के तबाह होने की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और फ्रैंक यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इसी बीच फ्रैंक अपनी स्क्रीन पर एक आदमी को देखता है जो कि उससे केसी को उन्हें सौंपने के लिए कहता है। दरअसल यह इंसान नहीं बल्कि वही रोबोट है जो केसी का पीछा कर रहा है। वह रोबोट अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रैंक के घर में घुसने की कोशिश करता है। उन सभी रोबोट से बचता हुआ फ्रैंक केसी को अपने साथ लेकर एक बाथटब में बैठ जाता है। देखते देखते वह बाथटब एक रॉकेट में बदल जाता है और उन्हें एक नदी में लैंड करवाता है। इससे तो यही पता चलता है कि फ्रैंक हर सिचुएशन से लड़ने के लिए खुद को पहले ही तैयार करके रखता था। उसने नदी के पास एक बुलेट भी तैयार करके रखी थी। इसी बीच एथेना भी वहाँ आ जाती है। वह उन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। अथेना को अपने सामने देख फ्रैंक की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। उन दोनों को गाड़ी में बिठाने के बाद वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पर पहले कभी उनका स्टेशन हुआ करता था। थोड़ी ही देर में वह उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उस स्टेशन में एक टेलीपोर्ट मशीन है जिसे ऑन करने के बाद वह तीनों उसमें बैठ जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं वह रोबोट उनका पीछा करते हुए उन तक न पहुँच जाए। फ्रैंक का गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। उस टेलीपोर्ट मशीन के ऑन होते ही वह तीनों उस जगह से टेलीपोर्ट होकर पेरिस के आईफिल टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। पेरिस में इस समय रात हो चुकी थी। फ्रैंक केसी को बताता है कि यह आईफिल टावर एक टावर ही नहीं बल्कि एक एंटीना है और यही वह रास्ता है जहां से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। फ्रैंक अपने बैग से एडिसन ट्यूब निकालता है और उसकी मदद से एक सॉन्ग प्ले करता है। उस गाने के चलते ही आईफिल टावर 2 टुकड़ों में बंट जाता है और धरती से एक रॉकेट बाहर निकलती है। तभी फ्रैंक, केसी और एथेना उस रॉकेट में बैठ जाते हैं।
हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि जो रोबोट्स उनका पीछा कर रहे थे वहाँ पहुंचकर इस रॉकेट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह रॉकेट अब कहाँ रुकने वाली थी। देखते ही देखते इस रॉकेट की मदद से वह तीनों टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही फ्रैंक एथेना के पास एक बॉम्ब देता है। वह उससे कहता है कि हमें कभी भी इस बॉम्ब की जरूरत पड़ सकती है। तभी वह अपने सामने डेविड को देखते हैं, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और डेविड के वहाँ आते ही फ्रैंक उसे यह बताता है कि जो सिग्नल्स टुमारोलैंड से अर्थ पर टेलीकास्ट होते थे, उन सिग्नल्स में अब हमें धरती की तबाही नहीं दिख रही है और यह सब कुछ केसी की वजह से हुआ है। इसलिए मैं केसी को अपने साथ इस दुनिया में लेकर आया हूँ। क्या पता हम केसी की मदद से अर्थ को तबाह होने से रोक सकें। इन सब बातों को सुनने के बाद डेविड उन सभी को अपने साथ एक गुप्त लोकेशन पर ले जाता है। दरअसल यह जगह वही थी जहाँ से वह अर्थ पर आ जा सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद डेविड उन्हें उस मशीन के पास ले जाता है जहाँ अर्थ के संभावित फ्यूचर को ट्रांसमिट करके अर्थ पर भेजा जाता था। फ्रैंक एक इंटरफेस की मदद से उन्हें अर्थ का व्यू दिखाने लगता है। वह केसी से कहता है कि हम इस मशीन की मदद से अर्थ का फ्यूचर देख सकते हैं। और जब केसी अर्थ के फ्यूचर को देखती है तो उसे हर तरफ तबाही ही तबाही दिखती है। इस तबाही को देखने के बाद केसी उनसे कहती है कि हमें इस तबाही को रोकना होगा। हम अपने सामने अर्थ को यूं बर्बाद होता नहीं देख सकते। उसके ऐसा कहते ही उन सभी को फ्यूचर में अर्थ के सही सलामत होने की झलक दिखती है। डेविड ने भी इस झलक को देख लिया था, लेकिन वह अर्थ को बर्बाद होता देखना चाहता था, इसलिए वह फ्रैंक को बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद फ्रैंक खुद को एथेना और केसी के साथ एक बंद कमरे में पाता है। डेविड के रोबोट्स उन तीनों के पास आकर उन्हें अपने साथ डेविड के पास ले जाते हैं। डेविड फिलहाल उन्हें अर्थ पर भेजने की तैयारी कर रहा था। फ्रैंक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर डेविड ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे अर्थ के फ्यूचर के बारे में पता है तो वह उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकता है। फ्रैंक डेविड की बातों से यह समझ जाता है कि जो सिग्नल अर्थ की तबाही के धरती पर भेजे जा रहे हैं, इन सब के पीछे डेविड का ही हाथ है। इसी बीच डेविड फ्रैंक को आखिरी अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाने लगता है। तभी फ्रैंक अचानक से उसके हाथ में लगे एक डिवाइस का बटन दबाता है, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म उस मशीन की तरफ जाने लगता है जहाँ से अर्थ पर सिग्नल भेजे जाते थे। फ्रैंक एथेना से कहता है कि जो बॉम्ब मैंने तुम्हें दिया था उससे हमें इस मशीन को ब्लास्ट करना होगा। इसी बीच कुछ रोबोट्स वहाँ आकर केसी और एथेना पर हमला करने लगते हैं। फ्रैंक और डेविड दोनों लड़ते लड़ते अर्थ और टुमारोलैंड के बीच बने एक पोर्टल में से होकर अर्थ पर पहुँच जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही वह पोर्टल बंद हो जाता है। इधर एथेना उस बॉम्ब को केसी के पास फेंकती है, लेकिन केसी से वह बॉम्ब ऑन हो जाता है। एथेना अब जल्दी से अर्थ पर जाने वाला पोर्टल खोलती है और उस बॉम्ब को अर्थ पर फेंक देती है। फ्रैंक और डेविड भी वहीं पर थे। वह फ्रैंक को जल्दी से पोर्टल के अंदर आने को कहती है। उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले ही डेविड और फ्रैंक उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अर्थ पर ब्लास्ट होने की वजह से उस पोर्टल में लगा एक पिलर डेविड की टांगों पर गिरता है। इसी बीच एथेना को भविष्य की एक झलक दिखती है। उसे दिखता है कि डेविड अपने सामने रखी एक गन से फ्रैंक को शूट करने वाला है, लेकिन एथेना जो फ्रैंक से बहुत प्यार करती थी, वह उसे अपनी आंखों के सामने भला मरता हुआ कैसे देख सकती थी। वह जल्दी से उठकर उस गोली को अपने ऊपर ले लेती है और यह देखकर फ्रैंक उसे जल्दी से उठाकर रिपेयर करने के लिए ले जाने लगता है। एथेना जो कि अब इस जिंदगी से थक गई थी, वह फ्रैंक से कहती है कि मुझे रिपेयर की कोई जरूरत नहीं है। वह फ्रैंक से कहती है कि मैं शट डाउन हो रही हूँ, मेरा सिस्टम अब सही से काम नहीं कर रहा है। एथेना ने फ्रैंक के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड करके रखी थी, जिन्हें अब वह प्ले करती है। इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद फ्रैंक को यह पता चल जाता है कि एथेना भी फ्रैंक के लिए प्यार भरी फीलिंग्स अपने मन में छुपाए बैठी थी, लेकिन वह सोचती थी कि वह एक रोबोट है और भला रोबोट इंसान से कैसे प्यार कर सकता है, इसलिए उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को फ्रैंक के सामने जाहिर नहीं किया। एथेना अब पूरी तरह से शट डाउन होने वाली थी और उसे आखिरी अलविदा कहने के लिए फ्रैंक खुद के बनाए जेट पैक को पहनकर एथेना को उस मशीन के पास ले जाता है जहाँ से अर्थ पर सिग्नल भेजे जाते थे। फ्रैंक अब उसे आखिरी अलविदा कहता है और उसकी बॉडी को उस मशीन में छोड़ देता है। एथेना की बॉडी के उस मशीन में पहुँचते ही एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से फ्रैंक उस लोकेशन से बहुत दूर जाकर गिरता है। उस धमाके से बचती हुई केसी जल्दी से भागकर फ्रैंक के पास पहुंचती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। तब केसी उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर इस टुमारोलैंड को फिर से बनाएंगे। कुछ दिन मेहनत करने के बाद केसी अर्थ पर जाने वाले पोर्टल को खोलकर अपने घर पहुंचती है और अपने डैड को टुमारोलैंड के बारे में बताती है। कुछ समय बीतने के बाद केसी और फ्रैंक दोनों मिलकर टुमारोलैंड को बिल्कुल नया बना देते हैं। इस बार वह बहुत सारे बैचेस तैयार करते हैं, जिनकी मदद से वह आशावादी, होनहार और काबिल लोगों को टुमारोलैंड में लेकर आने लगते हैं। और
और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।